अस्सलाम वालेकुम। नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज एक बड़े अहम टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नाजिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। लोगों को पता ही नहीं है कि ये जो जहनी बीमारियां हैं ये कैसे आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म करके रख देती हैं, और राइट टाइम पे तशख़ीस हो जाए तो बड़ी बेहतरी हो सकती है। डॉक्टर नाजिश, ये जो डिप्रेशन है इसकी क्या अलामात होती हैं? एक इंसान अपने अंदर क्या महसूस करता है कि उसको ये आइडिया हो जाए कि मैं कहीं डिप्रेशन की तरफ तो नहीं जा रही, या कहीं मैं डिप्रेशन में तो नहीं हूँ? अच्छा, बड़ा आपने इम्पोर्टेंट सवाल किया, क्योंकि सबसे पहले अलामतें पता होना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमें अलामतें पता नहीं होती तो ज़ाहिर सी बात है, हमें कैसे पता होगा कि ये बीमारी है और हमें इसके लिए भी करना चाहिए। जैसा कि आपके पास भी बहुत से लोग आते होंगे जो कि फ़िज़िकल इश्यूज़ के साथ आते हैं। फ़िज़िकल इश्यूज़ के जैसा कि मैदा ख़राब है, या जी मुझे कॉन्स्टिपेशन होती है। अब बात ये है कि बेसिकली डिप्रेशन की कोई एक सिम्टम नहीं होती। डिप्रेशन की 3 तरह की सिम्टम्स होती हैं। डिप्रेशन की साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी होती हैं, डिप्रेशन की बिहेवियरल सिम्टम्स भी होती हैं, और डिप्रेशन की फ़िज़िकल सिम्टम्स भी होती हैं। अब साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करें तो जैसे कि कुछ करने को दिल नहीं करता, किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रहती। जैसे कि लोग कहते हैं कुछ भी कर लूँ मुझे मज़ा नहीं आता, मैं किसी इवेंट पे चली जाऊँ, पहले मैं जाती थी पार्टीज़ पे तो मुझे मज़ा आता था, मैं वाकई इंजॉय करती थी, मुझे लगता था कि यहाँ पे मैं बैठी हूँ और मैं इंजॉय कर रही हूँ। अब मुझे वो चीज़ें फ़ील नहीं होती, मैं जाती भी हूँ या फिर मेरा दिल ही नहीं करता। या फिर ये भी हो सकता है कि समटाइम उनका इतना वो खुद को वर्थलेस फ़ील करना शुरू हो जाते हैं, उनका अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना लो हो जाता है, वो डिसअपॉइंट होने की वजह से, कंटिन्यूसली होपलेस होने की वजह से, कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से, कि उनका इसकी वजह से वो लो जो मूड होता है वो उनको अलाउ ही नहीं करता कि वो इतनी हिम्मत उनके अंदर आए कि वो कहीं जाएं। तो अब ये क्या है, बेसिकली साइकोलॉजिकली चीज़ें उनको अफेक्ट कर रही हैं। अब इन सारी सिम्टम्स की वजह से उनकी डिसीजन मेकिंग भी अफेक्ट होती है। वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं। डिसीजन लेने के लिए आपको एक अच्छा सेल्फ एस्टीम आपकी होना ज़रूरी है, कि आपको खुद पे भरोसा हो। आपको खुद पे भरोसा होगा, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होगे, आप तभी कोई डिसीजन ले सकते हो। अदरवाइज आप डिसीजन नहीं ले सकते हो। ऑब्वियसली आप कंफ्यूज थिंकिंग में रहोगे, और ये जो डिप्रेशन है बेसिकली आपकी थिंकिंग कंफ्यूज कर देता है। आप कह सकते हैं कि आपकी एक सोचने की सलाहियत होती है वो कम हो जाती है। कम इस तरह से हो जाती है कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहता, ऑलरेडी यू आर लो, यू आर वर्थलेस, यू आर नॉट फीलिंग एनी होप। तो जब उम्मीद नहीं है तो आप उठते भी नहीं हो, कुछ करते भी नहीं, क्योंकि आपको उम्मीद नज़र ही तन्हाई नहीं। पसंद हो जाता है बंदा। बहुत ज़्यादा तन्हाई पसंद हो जाते हैं, बिल्कुल उनका इंगेज होने को दिल नहीं करता, सोशल एक्टिविटी बिल्कुल उनकी ख़त्म हो जाती है। जैसे मैंने कहा ना कि पार्टी जाते थे, पार्टी पे एंजॉय करते थे, अब उनका जाने को दिल ही नहीं करता, बिल्कुल एंटी सोशल बिहेवियर हो जाता है। दे लाइक कि हम एक साइड पे बैठे रहें और बस हमें कोई बुलाए भी ना। मतलब उनको लोगों की बातें, लोगों का बुलाना, एक उनको उनके अंदर एक बहुत ये चीज़ आ रही होती है कि सामने वाले को तो मेरी समझ नहीं आ रही, या सामने वाले को मेरी फीलिंग्स का नहीं पता। तो इस वजह से वो और ही लोगों को वो छोड़ देते हैं, लोगों से बात करना छोड़ देते हैं। हाँ, उनको अगर ये पता ना कि कोई हमारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है, देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो चले जाएं, उनसे बात कर लें। देन मैंने बात की बिहेवियरल सिम्टम्स होती हैं। अब जो डिप्रेशन में बिहेवियरल सिम्टम्स होती हैं उसमें बेसिकली क्या होता है, बेचैनी, इरिटेबिलिटी। आप बैठे भी हो एक जगह पे हो, आपके जहन में कुछ चल रहा है और उसकी वजह से आपका बिहेवियर यूँ, आप इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, कुछ चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही मैं कर क्या रहा हूँ, हो क्या रहा है, उधर बैठ रहे हो, उधर बैठ रहे हैं, उठ के खड़े हो रहे हैं, फिर बैठ रहे हैं। मतलब कि जो आपके अंदर की बेचैनी है ना, वो आपको सुकून से एक जगह पे स्टिल बैठने भी नहीं दे रही। आप कहीं भी चले जाएंगे ना, आप किसी इवेंट पे भी जाएंगे, वहाँ पे भी आप बेचैन ही होंगे, आप नज़र आ रहे होंगे। उसके अलावा आपको गुस्सा बहुत आ सकता है, आप अपने मूड में फ्रस्ट्रेशन शो करोगे, चिड़चिड़ापन शो करोगे, उसमें आप शाउटिंग कर सकते हैं दूसरे पे। लाइक छोटी सी बात हुई है, आप उसको बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, आपका रेजिलियंस लेवल बहुत लो हो गया है और आपने शाउटिंग स्टार्ट कर दी है। देन फॉर द वेरी नेक्स्ट मोमेंट ये भी हो सकता है कि आप उस अपने जो कंडीशन है उसकी वजह से आपको आंसू आना शुरू हो गए, आप रोना शुरू हो गए, आपका बिहेवियर डिफरेंट होना शुरू हो रहा था। अगर आपको बार बार रोना आ रहा है, बिला वजह रोना आ रहा है, आपको नहीं पता क्यों आ रहा है, तो इट मीन्स कि स्टिल कुछ चल रहा है, कुछ स्ट्रेस मतलब है, ओवर सेंसिटिव, मतलब ओवर सेंसिटिव आप हो जाते हो। और इसी तरह से बेसिकली अगर फिजिकल सिम्टम्स की बात की जाए तो मैंने जैसे पहले आपको कहा कि लोग आ रहे होते हैं मैदे के इशू के साथ, कि मेरा मैदा ख़राब है, मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रही है। अक्सर लोग आपके पास तो बहुत से ऐसे पेशेंट्स भी आएंगे कि नौजिया होता है, बिल्कुल मैं जो खाता हूँ मुझे उल्टी आ जाती है, बिल्कुल।
या मेरा दिल नहीं करता, डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, ये सारे या मसल्स पेन भी बहुत ज़्यादा फील करते हैं लोग, मेरे पट्ठों में दर्द है, मेरे जिस्म में दर्द है, मुझे सर दर्द है, ये सारी सिम्टम्स इस डिप्रेशन की हैं। यानी कि ये जो जिस्मानी जितनी अलामात हैं ये आ कहीं और से रही हैं। एग्जैक्टली अब आपका देखिए स्टमक अफेक्ट हो रहा है, मैंने अक्सर देखा है पेशेंट से जब बात करते हो ना कि आपका स्टमक अफेक्ट है, इस वजह से अफेक्ट है, तो पेशेंट्स इस चीज़ को बिलीव करने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं कि मतलब ये क्या बात है कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ तो मेरा स्टमक खराब है। लाइक इसका स्टमक का मेरे दिमाग से क्या लेना देना है कि मैं सोचूंगा तो जी मेरा मैदा अफेक्ट हो जाएगा, और मैं ज़रा पॉजिटिव सोचना शुरू हो जाऊँ, मैं थोड़ा सा डिफरेंट सोचना शुरू हो जाऊंगा, कम सोचूंगा तो मैदा ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन होता है ठीक, लेकिन होता है ऐसे ही है, आपके वो जो कॉन्स्टिपेशन के डाइजेस्टिव इश्यूज हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। हाइपर एसिडिटी, ये जो बार बार आपको जो ऐसा ही है, तेजाबियत की जो अलामात होती हैं वो भी बेहतर हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे भी आपने चले इसके ऊपर चले सिम्टम्स के ऊपर तो बात होगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि यहाँ तक इंसान पहुँचता कैसे है, कॉजेज़ क्या हैं इसकी, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों को ये समझना भी ज़रूरी है कि हम ऐसा क्या अपने साथ कर रहे होते हैं या इर्द गिर्द का माहौल हमारे साथ क्या कर रहा होता है कि हम डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। अब देखिए डिप्रेशन की बहुत सी वजूहात होती हैं। अब बहुत सी वजूहात का मतलब है कि किसी के कोई भी हालात हो सकते हैं, कोई आपकी लाइफ में ट्रॉमा आ गया, फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो गई है, किसी की पेरेंट की डेथ हो गई है, किसी के स्पाउस की डेथ हो गई है, या फॉर एग्जांपल डिवोर्स, आपका जो इमोशनल ब्रेकअप है ये भी आपको डिप्रेशन की तरफ लेके आ सकता है। डिवोर्स एक बहुत बड़ा शॉक है, आपकी सेपरेशन हुई है, या लाइफ में मेजर चेंजेस होती हैं उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। जैसे कि किसी का एक न्यू पेरेंट्स जो होते हैं, अब जो न्यूली मदर्स होती हैं उनके लिए बेसिकली जो चेंजेस अडॉप्ट करना होता है, वो नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आना, उनके साथ एडजस्ट करना, बल्कि अक्सर जो लेडीज़ हैं उनको बच्चा पैदा होने से पहले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी उनको डिप्रेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पे भी जिस टेंशन में होती हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो खौफ है उसकी वजह से भी उनको डिप्रेशन हो जाता है। सोचती रहती हैं कंटिन्यूसली एक ही चीज़ के बारे में कि वो प्रोसेस कैसे होगा सारा, और फिर उसके बाद मैं चीज़ें हैंडल कैसे करूँगी, मैं खुद को कैसे मैनेज करूँगी, मेरे अपने हार्मोनल इश्यूज़ होंगे, मेरे अपने ऊपर एक फिजिकल चेंजेस होंगी, तो मैं साथ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बच्चे की होगी वो कैसे निभाऊंगी। अब ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है उसकी डिप्रेशन की, जो कि बेसिकली उस टाइम पे हमें नहीं लग रहा होता, और आस पास वाले तो बिल्कुल उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते कि ये इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है, इसमें चिड़चिड़ापन आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इसमें गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ये सारा दिन क्यों रोती रहती है। अब बेसिकली सीन ये है कि वो कुछ सफ़र कर रही है, उसके दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रही है, एक चीज़ को लेके वो उसने अपने दिमाग को ऑक्यूपाई किया हुआ है। उसका क्लियर होना तो ज़रूरी है, लेकिन अंडरस्टैंड इर्द गिर्द वाली चीज़ को नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जॉब लॉस है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग उस चीज़ को सर पे इतना वो सवार कर लेते हैं। इवन मैं तो ये पढ़ी थी कि जो जॉब इनसिक्योरिटी है इसकी वजह से इतना डिप्रेशन होता है। लाइक जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल जो लोग काम करते हैं उनको इस चीज़ की इनसिक्योरिटी अगर है कि मेरा वर्क प्लेस है वो इतना, मतलब मैं वहाँ पे स्टेबल नहीं हूँ, या मेरी पोजीशन वहाँ पे स्ट्रांग नहीं है, लाइक एट एनी टाइम मैं वहाँ से रिपेल हो सकता हूँ, निकाला जा सकता है। इस इनसिक्योरिटी की वजह से भी वो इसका स्ट्रेस डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। और बाकी फिर ये है कि ऑब्वियसली बच्चे तो जब आप न्यू पेरेंट बनते हो, फिर आपने, मैं तो अक्सर ये कहती हूँ कि जिन लोगों की शादियाँ हो रही होती हैं नई उनको शादी से पहले इस तरह के इश्यूज शुरू हो जाते हैं कि जब मेरी शादी होगी तो उसके बाद कितने चेंजेस आएंगे, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी, तो वो फिर स्ट्रेस एंजाइटी उनकी बड़ी कॉमन हो जाती है, क्योंकि वो एक नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, उनकी लाइफ में चेंजेस हो रही हैं, वो एक घर छोड़ रहे हैं, तो देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस। यानी कि मैं जो बात समझाऊं कि जितनी आपकी जो एक अटैचमेंट है ना अपनी चीज़ों के साथ, ऐसे ही उनके ऊपर कोई भी ख़तरा अगर आता है आपके ख्याल में कि कोई फेयर है, तो उससे वो सारी की सारी चीज़ जन्म लेती है। ऐसा ही है। यानी कि आपने सोचा हुआ है कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए और वो लाइफ उस तरह से ना जाए, तो उसके बाद अब वो इतना आप उस चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेते हो कि वो सिम्टम्स फिर आना शुरू हो जाते हैं और प्रॉपर क्लिनिकल डिप्रेशन की तरफ आप जा सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। तो डॉक्टर नाजिश ये बताएं कि राइट टाइम कब होगा कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और उससे मशवरा लें और अपनी ये जो थोड़ी थेरेपी की तरफ तो बाद में आएंगे कि वो कौन कौन से हमारे पास टेक्निक्स हैं या कौन सी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन व्हेन विल बी द राइट टाइम कि मैं सोचूं कि मुझे अब किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? देखिए, एक तो सबसे पहले इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है, और वो ये है कि ये जो माइंड में हमारे में एक स्टिग्मा बैठा हुआ है, हमारे पास लोग आने के बाद भी इस चीज़ को सामने बैठ के भी एक्सेप्ट नहीं करते कि दे नीड समवन, राइट? मैं जब लिखता हूँ ना कि साइकोलॉजिस्ट से मैं एक तरफ मैं आपको भेज रहा हूँ, नो आई डोंट नीड एनी साइकोलॉजिस्ट,
मैं मैनेज कर रहा हूँ, आज तक मैनेज करता आया हूँ, मैनेज ही तो नहीं किया, ऐसे ही है, ऐसे ही तभी है, तो ये नतीजा निकला। ऐसे ही है। तो ये जो एक तो स्टिग्मा का डर होता है कि बाहर मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे फैमिली वाले वो मुझे क्या कहेंगे कि तुम साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। और अक्सर मैंने ये देखा कि जो टीनेज बच्चे होते हैं इनको तो मोस्टली ये होता है कि हम अपने इश्यूज़ नहीं डिस्कस कर सकते या घर वालों को नहीं बता सकते कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। ये जो खौफ है ना, ये जो फियर है स्टिग्मा का, इस वजह से लोग नहीं आते। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर घर वाले भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें, फैमिली में कोई भी है आपके सबसे पहले तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आपको अगर अपने बच्चे में थोड़ी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपको गुस्सा नज़र आ रहा है, आपको चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं कि बिहेवियर के हालात बदलते नज़र आ रहे हैं, वो चिड़चिड़ा हो रहा है, पहले बहुत अच्छा था, अब जो भी इंस्ट्रक्शन देती हूँ, जो भी कहते हैं वो बात नहीं सुनता, तो आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत है, आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। घर में कोई और फैमिली मेम्बर है, आपको स्पाउस है, कोई भी है, आपके पेरेंट्स हैं, अगर आपको उनमें लग रहा है कि उनकी इमोशनल चेंजेस बहुत ज़्यादा है, तो उस पर भी बच्चे सामने, आपके बच्चे माशाल्लाह से पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस वक्त मेरी माँ जो है वो पहले इस लेवल पे थी, अब मेरी मदर थोड़ा सा डिफरेंट हो रही हैं, अब इनके बिहेवियर में चेंजेस आ रही हैं। पहले अम्मी बहुत काम थी, बड़ी पुरसुकून थी, अब अम्मी को भी ज़्यादा गुस्सा आता है पहले। अब ये जो चीज़ें हैं, अब गुस्सा तो अक्सर हम लोग काउंट ही नहीं करते, गुस्से की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। गुस्सा आपकी फ्रस्ट्रेशन शो कर रहा है। लोग यहाँ पे आते हैं ना, आपने देखा होगा, नींद नहीं आती, गुस्सा आता है, लेकिन उसको वो कुछ काउंट नहीं करते हैं कि ये वैसे किसी खाते में लाते नहीं, किसी खाते में नहीं उसको लाते हैं कि मुझे नींद नहीं आती या मुझे भूख नहीं लग रही, तो जी ये कोई इसकी वैल्यू है। हालांकि ये सिम्टम्स हैं डिप्रेशन की। आपका मैदा अफेक्ट हो रहा है, आपकी नींद के मसले हो रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको अपने मूड्स मैनेज करने में मसला हो रहा है, तो इट इज़ द टाइम कि आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आई नीड सम हेल्प। ज़रूरी नहीं है, ठीक है भाई, समटाइम लोग कहते हैं कि भी मेरा एक अच्छा दोस्त है या मेरी बहन अच्छी है या मेरी अम्मा अच्छी है, हम लोग बात कर लेते हैं तो आई फील गुड, इट्स वेरी गुड अगर ऐसा होता है। लेकिन एक टाइम आता है जब हम अपने ही दिमाग में, अपने ही सर में इतनी कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर लेते हैं, इतनी उलझन क्रिएट कर लेते हैं कि वो हमसे नहीं वाइंड अप होती है, हम उसको हैंडल नहीं कर पाते। वहाँ पे हमें ज़रूरत होती है कि हम कहीं पे जाएं, क्योंकि एक प्रोफेशनल तरीके से उसको डील करना डिफरेंट होता है, एक काउंसलिंग देना डिफरेंट तरीका है, जो कि आपका दोस्त दे रहा है। दोस्त ये कहेगा कि यार छोड़ ना, तुम है वही उसको ज़्यादा सोच रहे हो। अब ये डिप्रेशन वाले बंदे को ये कहना कि छोड़ो तुम मैं भी सोच रहे हो, ये बहुत ज्यादती है, क्योंकि उसकी मेन रीज़न ये है कि आपको पता है कि डिप्रेशन में लोग नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नेगेटिव थिंकिंग इतनी ज़्यादा होती है और इतनी वो रिजिड होती है कि उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, अनटिल एंड अनलेस आप प्रॉपर कोई थेरेपी नहीं लेते हो। तो डिप्रेशन सिर्फ इस चीज़ से ख़त्म नहीं होता जब तक आप उसको जाके एम्पैथी नहीं देते हो, हाँ यार तुम शाउट करो, ठीक कर रहे हो, ये हमें कहना पड़ता है। बिल्कुल। गुस्सा कर रहे हो, कहाँ से ये बात आ रही है, क्यों इतना शाउट कर रहे हो, क्यों कर अंडरस्टैंड रहे करो। हो, एग्जैक्टली कि जब तक उस चीज़ को एनालाइज ही नहीं करेंगे कि ये शाउट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हैं, हम तो सिर्फ कह रहे हैं ना एवं तुम एग्जैजरेट कर रहे हो, ये कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुम ऐसे नहीं करो, बस रिलैक्स, इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं, उसकी बात को खोलना है, उसकी बात को पूछना है, जब तक वो मसला हल नहीं होगा वो ऐसे ही शाउट करता रहेगा। पेरेंट्स से मुतल्लिक कि अगर बच्चे में आपको कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, कुछ अलामात नज़र आ रही हैं, तो पेरेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं ना कि उनको ये लग रहा होता है कि उनको ये पैदाइशी हक है अपने बच्चे को खुद ठीक करने का। बड़ी ज़्यादती है, बिल्कुल ऐसे। वो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि अपने बच्चों को अपने मजाज से बचाना है। हम अपने बच्चों को बहुत कुछ समझाना चाहते हैं, वो नहीं समझते, और वो भी हमें बहुत कुछ समझाना चाहते हैं और हम नहीं समझते। यानी कि ये जो सारी जो सोल्यूशन है ना, ये आप अपने बच्चे को खुद नहीं दे सकते। नहीं सर, मैं हमेशा ये एक बात कहती हूँ कि जब भी पेरेंट्स अपनी मर्जी बच्चों पे थोपते हैं तो आजकल के बच्चे, बल्कि कोई भी बच्चे, मैं कहती हूँ 2 साल के बच्चे की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, 3 साल के बच्चे की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब उस छोटे से बच्चे की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी कोई अपनी चॉइस है। आजकल के माँ बाप ने, मदर्स, समटाइम मदर्स आर बॉसी, समटाइम मदर्स आर डोमिनेंट, उनको लगता है कि मैं माँ हूँ ना, मैं ये कह रही हूँ, माँ जो कह रही है वो ठीक कह रही है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं ठीक कह रही हूँ, मैं तुम्हारे बारे में ठीक ही सोच रहा हूँ। उसकी भी तो ओपिनियन ले लें, उसकी भी तो सुन लें। बच्चे बड़े होते हैं जी, बच्चे एग्जैक्टली। उस दिन मैंने बड़ा प्यारा ना वो मिसाल समझाई उन्होंने कि अगर आप बच्चे को ये बोले ना कि उसको अगर कैप भी पहननी है और जूते भी पहनने हैं, तो अगर माँ बोले ना कि पहले जूते पहनो, तो बोलेगा पहले मैं कैप ही पहनूंगा। एग्जैक्टली। अगर बजाय इसके आप ये बोले, आप बोलो कि मेरा बेटा पहले क्या पहनेगा, कैप पहनेगा या जूते पहनेगा, ठीक है ना, तो उसको आपने बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल वो रिवर्स साइकोलॉजी लगाए ना बच्चे पे कि जो बच्चा कहेगा वो हम करेंगे, एंड ऑटोमेटिकली बच्चा कहेगा मामा आप बताओ। बिल्कुल। तो थोड़ा सा हमें अगर सिचुएशन को हैंडल करना आ जाए, थोड़ा सा टेक्निक्स लगाना आ जाए, बच्चे को अपने कॉन्फिडेंस में, ट्रस्ट में ले लें,
तो बच्चा ठीक हो जाएगा, बजाय इससे कि हम बार बार एक चीज़ थोपें कि नहीं मैं माँ हूँ या मैं बाप हूँ। तो बेहतर यही है कि माँ बाप बच्चे की भी थोड़ा सा मशवरा ले लिया करें उसकी। यानी कि बच्चे से भी मशवरा लेना है, और बच्चे ने जब आपको मशवरा देना है कि मामा पहले आप ऐसे नहीं हुआ करती थी, अब कुछ वो भी आपके मिजाज में ना कोई फर्क आ रहा है, ऐसे ही तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपकी कोई बुराई बयान कर रहा है, वो जेन्युइनली चाहता है कि मेरी माँ ठीक हो जाए। ऐसे ही तो डॉक्टर नाजिश, हमारे पास ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या क्या है? लेट्स से कि डिप्रेशन है, तो अब हमारे पास क्या क्या ऐसे तरीके हैं, ऐसी टेक्निक्स हैं, ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जिससे हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं? वैसे तो प्रोफेशनली तो ऑब्वियसली देयर आर अ लॉट ऑफ थेरेपीज़ जो कि हम एज अ प्रोफेशनल पेशेंट्स को दे सकते हैं। एक सिंपल अगर मैं फार्मूला बताऊं कि आप अगर एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है या किसी डिप्रेशन वाली स्टेट में चल रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि क्या मेरे साथ हो रहा है और मैं क्या करूं, जैसे पहले बताया हमने कि ये इश्यूज़ हैं, उनमें अगर आप चल रहे हैं तो जो कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें आप फॉलो करके थोड़ा सा उस सिचुएशन से निकल सकते हो, खुद को रिलैक्स कर सकते हो। मैं एक फार्मूला इसके लिए बताया, 5 R बनाते हैं। रीलोकेट, रीडायरेक्ट करें खुद को, रीफ्रेम करें, रिलैक्स करें, रीसेंटर करें। अब ये जो मैंने रीलोकेट का, इसका मतलब ये है कि आपको डिप्रेशन हो रहा है, आप अपसेट हो रहे हैं, आप अपने माहौल से तंग हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल अपने वर्क प्लेस से थोड़ा सा अपसेट हो रहे हैं, आप लॉन्ग टाइम के लिए काम कर रहे हैं, अब आप उस चीज़ में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं एंड यू वांट अ ब्रेक, एंड इफ़ यू नीड अ ब्रेक यू शुड टेक अ ब्रेक। मतलब कि आपको रीलोकेट खुद को करना है, उस जगह से हटाएं। अब फॉर एग्जांपल अक्सर हम कहते हैं किसी को गुस्सा आ रहा है, जिस जगह पे भी गुस्सा आ रहा है थोड़ा सा उस जगह से हट जाओ। क्या बात है, बिल्कुल सही। उस जगह से हट जाओ, थोड़ा सा टाइम लो, फिर वापस आके बात करो। तो अगर आपको ज़रूरत उस वक्त है, आप ऐसी चीज़ से ओवरवेल्म हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में चले गए हो, तो आपको ज़रूरत है कि अपनी जगह को थोड़ा सा चेंज करो, नए दोस्त बनाओ, कुछ नई चेंजेस आएंगी लाइफ में, कुछ वो नई आपको बताएंगे, नए एक्सपीरियंसेस होंगे, क्योंकि हम एक्सपीरियंसेस में फंसे रहते हैं अपने पुराने में। तो रीलोकेट करना इसलिए बहुत ज़रूरी है, और रीलोकेट करना वैसे होता बहुत मुश्किल है एक डिप्रेसिव बंदे के लिए, क्योंकि वो तो उनमें तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो कोई स्टेप लें, कुछ डिसीजन लें। और इसमें आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि नहीं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अक्सर हम कह रहे होते हैं ना कि कुछ लेडीज़ आती हैं तो वो कहती हैं कि मैं अपने घर के माहौल में ना भी सारा दिन रूम में रहती हूँ, बंद रहती हूँ। तो हम उन्हें कहते होते हैं कि कोई रिलेटिव है, कोई अच्छा बंदा, कोई फ्रेंड है, उसके पास चली जाओ कुछ दिनों के लिए, वहाँ पे थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज होगा, उसके घर का माहौल देखोगे, उसके प्रॉब्लम्स को देखोगी, उसकी चीज़ों को देखेगी, अपनी आपको लगेगी लाइट है। आपको अक्सर क्या होता है कि आप दूसरे के साथ बैठे हो, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है आपको। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो कि रीलोकेट करना इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर मैंने कहा कि खुद को रीडायरेक्ट करें। अब रीडायरेक्शन में आप क्या कर सकते हो? हमारा बेसिकली मसला ये होता है कि डिप्रेशन में फॉर एग्जांपल मेरा ट्रॉमा है कि कोई ब्रेकअप है या कोई डिवोर्स वाला सीन है या कोई भी कि एक ट्रॉमा है जो बैड हैपनिंग हो गई है लाइफ में, उसके बाद आप निकल नहीं रहे हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। मैंने एक फोकस डाला हुआ है, मेरी एक सोच है, मैं उस सोच में ही फंसी हूँ, मैं उससे इर्द गिर्द अपना कोई फोकस नहीं रख सकती। मुझे बेसिकली अपने फोकस थोड़ा सा डिफरेंट साइड पे लेके जाना है, मुझे अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज करनी है। मुझे डायरेक्शन कैसे चेंज करनी है? फॉर एग्जाम्पल के सारा दिन जैसे थॉट में फंसी हुई हूँ, अब मैं कहूँगी कि मैं ऐसे करती हूँ, मैं जिम ज्वाइन कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैंने अपना एक फोकस बना लिया, मैंने अपना एक पर्पस बना लिया ज़िंदगी का, एक और रूटीन बना ली है। मैं रोज़ जाऊंगी, मैं रोज़ वहाँ पे वर्कआउट करूँगी, मुझे थोड़ी सी अपने आप में चेंजेस भी नज़र आएंगी, तो मुझे एक अचीवमेंट, एक सेंस ऑफ वो कॉन्फिडेंस भी आएगी। फिर मैं कहती हूँ कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं हॉर्टिकल्चर शुरू कर देती हूँ। हॉर्टिकल्चर क्या है? मुझे कोई काम नहीं, मैं स्टक हूँ, मैं ऐसे करती हूँ अपने घर में एक लॉन बना लेती हूँ, ठीक हो गया। क्या मैं एक पौधे रखती हूँ, उसका ख्याल रखना शुरू कर देती हूँ, उनको खुद ही पानी देती हूँ। हमारे पास अक्सर जब पेशेंट्स आते हैं तो मैं उनसे पूछती हूँ कि पौधों की सफाई कौन करता है? कहते हैं माली। मैं कहती हूँ उसकी छुट्टी करवा दें। क्या बात है जी, माली की छुट्टी करवा दें और वो काम खुद कर लें, फिर आपको डॉक्टर के पास नहीं आना पड़ेगा। एक तो माली के पैसे भी बच रहे हैं, दूसरा जो डॉक्टर के पास जाएंगे वो भी पैसे बच जाएंगे। अब एक काम करने से, छोटा सा काम करने से आपकी कितनी सेविंग हो रही है और आप कितने उसमें आ रहे हो। तो अगर ये आपका इलाज हो सकता है, फिर आपकी दवाइयाँ भी खत्म हो सकती हैं, तो वाई नॉट। तो वो यही बात है कि डिप्रेशन में बंदा इतना लो होता है कि वो ये सोच के भी ना, ये कैसे मालिक छुट्टी करवा दूँ तो सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ जाएगी,
मैं कैसे क्यारियाँ साफ़ करूँगी या करूँगा, मैं कैसे पौधों का ख्याल रखूँगा। लेकिन आप जब हॉर्टिकल्चर करते हो, पौधों के करीब जाते हो, उस मट्टी की सफाई करते हो, तो आपका इतना स्ट्रेस रिलीज होता है, आप इतना रिलैक्स होते हो, यू कैंट इवन इमेजिन कि आप खुद फील करोगे कि देयर इज़ अ ह्यूज चेंज। ये ज़रूरी है। फिर पेंटिंग, ड्राइंग, बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कि जिनमें आप इन्वॉल्व हो सकते Writing. हो। राइट, जर्नलिंग तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम एज अ प्रोफेशनल भी जर्नलिंग ज़रूर करवाते हैं, क्योंकि वो जर्नलिंग का हम आगे प्रोसेस भी करवाते हैं। एक तो ये होता है कि आपके इमोशंस रेगुलेट होते हैं, आपने पेज पे वो लिखिए अपने थॉट्स सारे, उसके बाद जब आप दोबारा उसको पढ़ते हो ना तो यू रियली फील डिफरेंट, क्योंकि आपकी इमोशनल स्टेट हर टाइम सेम नहीं रहती। बहुत पावरफुल है। मैंने कुछ अर्सा पहले ही स्टार्ट किया, बंदा हैरान परेशान हो जाता है कि मेरे साथ हुआ क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो आप एक दफ़ा सिर्फ ट्राई कर लो। जो लोग करते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो पेशेंट्स आते हैं उनको हम बताते हैं कि आपने जर्नलिंग, क्योंकि हम टास्क उनको ज़रूर देते हैं, जर्नलिंग करनी है। वो जब जर्नलिंग करते हैं उसके बाद हम दोनों कहते हैं ना हमारे पास लेके आएँ, हम आपको बताएंगे कि इसके साथ करना क्या है। लेकिन वो जब लेके आते हैं तो वो खुद बता रहे होते हैं कि जब मैंने इसको नेक्स्ट डे इसको रीड किया, इसको पढ़ा, तो मुझे खुद ही चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आई कि उस टाइम मेरी इमोशनल स्टेट कैसी थी, मैं कितना पीक पे, फॉर एग्जाम्पल आपका उस टाइम पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उस टाइम पे तो आपकी इमोशनल स्टेट बहुत ख़राब होगी, बहुत हाई होगी, आपको तो कुछ भी नहीं समझ आएगा कि मैं डिसीजन क्या लूँ, करूँ क्या। आप किसी को कुछ भी बोल दोगे, आप वहाँ से उठे हो जाके आपने लिख लिया, अगले दिन आपने पढ़ा सिचुएशन तो इतनी वर्स थी ही नहीं, वो तो मेरी इमोशनल स्टेट बहुत हाई हो गई थी। हमारी परेशानी हमारी गलत फहमी है ये सारी। कोई तो जो गलत फहमियाँ दूर करे। ऐसे ही है। तो देखें, एक ये भी मैं बात कहती हूँ कि हमेशा सारे मसले खुद हल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मैं खुद ही हल करूँ, मैं खुद ही सारी चीज़ें मैनेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप स्टूडेंट हो, आप टीचर हो, आप डॉक्टर हो, आप मदर हो, हर बंदे को एक टाइम आता है ज़रूरत पड़ जाती है, बिल्कुल। और आपको लेनी चाहिए। मैं इसमें ये भी कहती हूँ कि आपको बेसिकली वेलकमिंग रहना चाहिए हमेशा, सपोर्ट के लिए, इमोशनल सपोर्ट के लिए, एक प्रोफेशनल सपोर्ट के लिए। और आपको अगर किसी इर्द गिर्द से फ्रेंड से भी सपोर्ट लेनी पड़ रही है, फैमिली से, यू शुड बी वेलकमिंग इन दिस सेंस, क्योंकि हम बेसिकली रिजिड बहुत है। मैंने पहले कहा कि जब आप डिप्रेशन में जाते हो तो आपके थॉट्स इतने रिजिड हो जाते हैं, आप सोचते भी नहीं हो थोड़ा सा हमसे हट के। हम जब खुद को रीडायरेक्ट करना शुरू कर दीवारें देते हैं, बना लेते हैं ना हम, बिल्कुल बना लेते हैं। और वो हमें जब कोई बात भी करता है कि ये तुम ऐसे सोच रहे हो या गलत है या फील ये करते हैं, हम फौरन उधर ही हम डिफेंसिव हो ऑलरेडी जाते हैं। नेगेटिव हो, तो कैसे दूसरा बंदे की बात आपको वो लगेगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आके फिर ये होता है कि उन उलझनों को, उस नेगेटिविटी को किल करने के लिए डेफिनेटली यू नीड प्रोफेशनलिज्म, यू नीड प्रोफेशनल हेल्प। तो एक तो ये वो चीज़ें जो आप खुद कर सकते हैं, जैसे हम पेंटिंग कह रहे हैं, ये जो एक्टिविटीज़ कह रहे हैं, ये वो डायरेक्ट खुद कर सकते हैं। अगर उनको अपने सिम्टम्स फील हो रही हैं, वो घर बैठ के ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ शुरू कर दें, उनमें ज़मीन आसमान का चेंज आएगा। राइट, रीफ्रेम मैंने बात की थी। रीफ्रेमिंग का मतलब ये है कि हमने बात की जर्नलिंग करें। अब जर्नलिंग हमने कहा कि अपने जो भी थॉट्स हैं, उस टाइम प्रॉब्लम्स आई, उनको लिख लें, उन्होंने लिख ली। अब रीफ्रेम का मतलब होता है कि जितने भी थॉट्स हैं उनका एक अल्टरनेटिव ढूंढना, उनका द मोस्ट हेल्दी वन ढूंढना। ठीक है। क्योंकि मेरा पहले एक थॉट था कि मैंने ये क्विज़ नहीं पास किया, मैं फ़ेल हो गया इस क्विज़ में, इसका मतलब है पूरी क्लास फेल, मैं इस सेमेस्टर में तो नहीं गुजर सकता। अब मैंने क्या की, मैंने एक बहुत ही कैटास्ट्रोफाइजिंग थिंकिंग की कि मतलब कि मैंने ऐसी तबाहकुन सोच रखी कि ये इस टेस्ट का पूरा इम्पेक्ट मेरी पूरी क्लास के रिजल्ट पे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जब किसी की डिवोर्स हो जाती है या कोई ऐसा लॉस हो जाता है, तो दे थिंक कि नाउ आई एम वर्थलेस, अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म है। तो यहाँ पे उस थॉट को रिफ्रेम करने की ज़रूरत है कि उसको लिखा जाए, उसको पढ़ा जाए कि क्या ये डिवोर्स या ये रिलेशनशिप ही मेरी वर्थ था, मतलब इस रिलेशनशिप में रहने से ही मैं वर्दी थी, यही मेरी वैल्यू थी, यही इसी में रह के मैं सब कुछ थी। जब उसको आप रिफ्रेम करते हो ना, उसको जब एनालाइज करते हो दोबारा से, यू रियली गेट एन आंसर कि इसके अलावा भी ये भी ऑप्शन, जिंदगी यहाँ खत्म नहीं होती। सिंगल एग्जैक्टली ये सिंगल एक इवेंट, ये इंसिडेंट मेरी लाइफ डिफाइन नहीं कर सकता, मेरी वर्थ डिफाइन नहीं कर सकता। तो रिफ्रेम करना बहुत ज़रूरी है, अपनी वर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने पहले बात की, डिप्रेशन में वर्थलेस हो जाते हो, आपको लगता है कि वाकई उस रिलेशनशिप में रहती ही तो ठीक थी, हालांकि आपको नहीं पता कि वो रिलेशनशिप आगे जाके कितना आपके लिए वर्स हो सकता था, कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता था। अगर ख़त्म हुआ है तो किसी वजह से ही हुआ है, लाइक ऑब्वियसली आपके लिए अच्छा था। अब आपको ज़रूरत है कि जो लोग खुद एंड करते हैं रिलेशनशिप, टॉक्सिसिटी बर्दाश्त करते करते करते, आपने बहुत से ऐसे केसेस देखे होंगे,
खुद उसको एंड करते हैं कि मैं अब एंड हूँ, अब मुझसे वन बर्दाश्त फाइन नहीं होता। मॉर्निंग वो उठते और कहते हैं कि दैट्स इट, दैट्स इट, खत्म, ऐसे ही है। चैप्टर क्लोज। अब सीन ये है कि जो खुद एंड करते हैं उसके बाद वो भी गिल्ट में चले जाते हैं कि मैंने एंड किया है, अब जिंदगी में कुछ नहीं रह गया। बेसिकली आपने एक डिसीजन ले लिए, उस पर फिक्स रहें। आपने ठीक डिसीजन लिया क्योंकि आपने बहुत अरसा उसको बर्दाश्त किया था, तो आपने तभी डिसीजन लिया। अब उस पर फिक्स रहें और उससे नेक्स्ट रास्ता ढूंढें। दो ख्याल वसवसा है, एक ख्याल सिराते मुस्तकीम है। फैसला कहती है उसको जिसको चेंज ना किया जाए। हम ये कन्फ्यूजन में ही रहते हैं, पहले फैसला लेते नहीं है, जब फैसला ले लेते हैं फिर ऐसा ही कहते हैं कि काश ऐसा नहीं ऐसा कर देता। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल बस वो माजी को बदलना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है, जो डिसीजन ले लिया उस पर डट जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बेसिकली ये वो चीज़ें हैं जो खुद से की जा सकती हैं। फिर हम कहते हैं रिलैक्स खुद को करें। फॉर एग्जाम्पल एक सिनेरियो अभी हुआ है कि अभी एक फ़ाइट हुई है या अभी किसी ने मेरी इंसल्ट की है, आपका बॉस है, आपका कोलीग है, कोई भी है, घर में किसी रिलेशन में आपकी किसी ने भी कर दी है, तो उस टाइम पे आप क्या करते हो? आपका दिल करता है कि इसको अभी जवाब दो। नहीं, एक तो उस टाइम पे खुद को रिलैक्स करें, उस सिचुएशन से निकाल लें, डीप ब्रीदिंग करें। वो कहते हैं कि 3 काउंट करके इनहेल करें, 3 काउंट करके उसको होल्ड करें और 3 काउंट करके उसको एक्सेल करते फ्रॉम योर माउथ, राइट। ये उस टाइम पे थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाएंगे। या फिर 60 सेकेंड्स के लिए अपनी ब्रीदिंग को थोड़ा सा उसको नोट करें, फोकस करें, सेंस करें। फिर माइंडफुलनेस रिलैक्सेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। माइंडफुलनेस का बेसिकली मतलब ये होता है कि अब मैंने उस सिचुएशन को तो अवॉइड कर दिया, मैं वहाँ से तो निकल आई, अब मैं बैठी हुई हूँ एक जगह पे, रूम में हूँ या मैं बाहर रोड पे निकल आई हूँ, लेकिन वो थॉट्स, उसने मुझे ऐसे ही बोला, उसने ये कहा, अब उसका आगे ये वो होगा कि मतलब इस वजह से उसने मुझे कहा होगा, अभी आगे उसने ये करना होगा या आगे मेरे साथ ये कर देगा। फाइट हुई ना, एक कॉन्फ्लिक्ट था, आप कंटिन्यूसली उसी के बारे में सोच रहे हो। अब यहाँ पे आपने बेसिकली करना क्या है कि आपने एटलीस्ट जब आप वहाँ से बाहर निकले हो तो अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करवाना है कि मैं कहाँ पे हूँ और यहाँ पे वो डेंजर है, वो जो भी है, व्हाटएवर, अवेयरनेस, यानी कि अवेयरनेस। माइंडफुलनेस का मतलब ये होता है कि अपने माहौल में रहना, क्योंकि आपको पता है कि डिप्रेशन एंजाइटी में मेन डिफरेंस ये है कि डिप्रेशन इज़ बेसिकली जब आप पास्ट में फंसे रहते हो, आप पास्ट से निकल ही नहीं सकते हो। पास्ट की बातें आपको बार बार याद आती हैं, आपको फ्लैशबैक्स आते हैं, आपको वो चीज़ें इतना तंग करती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते उससे निकलने के। इसी तरह से जब एंजाइटी की बात करते हैं तो वो फ्यूचर के बारे में, हर टाइम आप फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हो, क्या होगा, कैसे होगा या नहीं होगा। ये जो खौफ है ये आपको एंजाइटी में रख रहा है। अब होता क्या है कि जो लोग भी ज़्यादातर स्ट्रेस लेते हैं या पैनिक होते हैं, अक्सर कंप्लेन करते हैं, हार्ट बीट फास्ट होती है, चेस्ट पेन हो जाता है, तो इट मीन्स कि वो जब भी उनकी वो कंडीशन होती है वो प्रेजेंट में नहीं होते, या माजी में होंगे या मुस्तकबिल में होंगे, क्योंकि अगर वो प्रेजेंट में होंगे तो उनके साथ कुछ भी नहीं होगा। प्रेजेंट मोमेंट तो उनका बेहतर हो सकता है, वो एक अच्छे रूम में बैठे हों, एक एयर कंडीशन रूम है, अच्छा सॉफ्ट एक बेड है जिस पे वो बैठे हैं, घर में उनको सब अच्छा खाना मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है क्योंकि वो एक तो या तो पीछे हैं या फिर आगे बैठे हुए हैं। अब उस मोमेंट में अगर आप माइंडफुलनेस करके कोशिश कर लेते हैं उन सोचों से, क्योंकि ओवर थिंकिंग में हो, चाहे पास्ट की है चाहे आगे की है, आप अगर माइंडफुलनेस करके खुद को प्रेजेंट में ले आते हो, बार बार अपने उस साइकिल को, जो सोचों का साइकिल है, उसको ब्रेक कर लेते हो, तो यू विल फील रिलैक्स। अब उसमें क्या करना होता है, अपने ग्राउंडिंग टेक्निक होती है माइंडफुलनेस में, उसमें ये होता है कि हमने 5 सेंसेस यूज़ करनी होती हैं। 5 सेंसेस हमें उसका फार्मूला बना लेते हैं हम, 5 4 3 2 1। नंबर 5 पे मैं रख लेती हूँ जी सेंस ऑफ साइट, देखना। फिर मैं रख लेती हूँ सेंस ऑफ टच नंबर 4 पे। फिर मैं रख लेती हूँ सेंस ऑफ हेयरिंग रख लेती हूँ, फिर स्मेल एंड फिर टेस्ट। अब बात यह है कि मैंने अगर नंबर 1 पे साइट रखा हुआ है तो अब मैंने करना क्या है, मैंने अपने इर्द गिर्द पूरे माहौल में 4 चीज़ें देखनी है, 5 चीज़ें देखनी है, क्योंकि इसको मैंने नंबर 5 पे रखा है। 5 क्या हो सकता है, एक टेबल है, 1 ये मेरे सामने माइक पड़ा है, 2 मोबाइल पड़ा है, 3 कुछ चेयर पड़ी है, 4 सोफा पड़ा है, 5 कॉन्शियसली मैंने कॉन्शियसली चीज़ें काउंट करना शुरू कर दी हैं। ठीक है। नंबर 4 पे मैं आ गई हूँ, टच। अब मैं उठूँगी, मैं 4 चीज़ें टच करूँगी, मैंने अपनी जगह से उठना है प्रॉपर। मैं जाके 1 बाय 1 जब 4 हो जाएंगे स्टॉप। नंबर 3 पे हेयरिंग, अपने कानों पे ज़रा फोकस करना है, मुझे क्या आवाज़ आ रही है, मेरी एसी की आवाज़ आ रही है फॉर एग्जांपल, मुझे बाहर से किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है, मुझे किसी बच्चे की आवाज़ आ रही है, मैंने 3 काउंट कर लिए। देन नंबर 2 स्मेल, अपनी सेंसेस को एक्टिव करना है,
मैंने स्मेल करना है कि मुझे क्या क्या मैं सूंघ सकती हूँ। मुझे किसी के घर खाना पक रहा है, उसकी हो सकती है, कुछ और मुझे आ रही है स्मेल। ठीक है। आप 2 काउंट कर लोगे। टेस्ट नंबर 1 पे। अब टेस्ट में कोई एक चीज़ जो उस टाइम पे आपके इन्वायरमेंट में मौजूद है, आप टेस्ट कर सकते हो। आपके पास कोई चॉकलेट पड़ी है, कोई टॉफ़ी पड़ी हुई है, कुछ भी है, नहीं है तो जाएँ किचन से कुछ ले आएँ, कुछ टेस्ट कर लें। अब होगा ये कि उसके बाद वो जो जिधर आप फंसे थे ना, वो जो पीछे वाली बात इधर फंसी थी, वो जो आगे वाली बात फंसी थी, एकदम यू विल फील मसरूफ़ अमल हो गए आप। ये वो बात की दुनिया में क्या सोच रहा था, आपको याद भी नहीं रहेगा। यू विल बी इन योर प्रेजेंट, बल्कि आप अपने माहौल में इतने एंगेज हो जाओगे क्योंकि आप उठे हो, आपने मूव किया, बिल्कुल बेड पे पड़े हुए थे, आप एकदम एक्टिव फील करोगे। इट विल रियली ब्रेक दैट साइकिल, राइट। अच्छा, उसके अलावा हम फिर एक वो एक्टिविटी भी बताते होते हैं जिसमें सारे मसल्स को स्ट्रेच करके रिलैक्स करते हैं डीप ब्रीदिंग के साथ साथ। ठीक है। PMR हम उसको कहते हैं। उससे भी बहुत रिलैक्स होते हैं, उससे भी आपकी फ्रस्ट्रेशन भी कम होती है। यू रियली फील रिलैक्स, आपके मसल जो स्टिफ हुए होते हैं इसी स्ट्रेस की वजह से, तो उससे भी आप रिलैक्स फील करते हो। देन मैंने अपने 5R में एक कहा था रीसेंटर। अब रीसेंटर का मतलब ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि अक्सर लेडीज़ होती हैं, वो कहती हैं पहले पार्टी में एंजॉय करती थी, शादी में जाके एंजॉय करती थी, शॉपिंग करके मुझे बहुत मज़ा आता था, अब मुझे मज़ा नहीं आता शॉपिंग का, अब मेरा दिल ही नहीं करता शॉपिंग का। तो रीसेंटर का मतलब ये है कि कुछ एक्टिविटीज़ होंगी वंस यू एंजॉयड, जिनमें कभी आपको मज़ा आता था, आपको अच्छा लगता था, आप करती थी अपने लिए, आपने हिम्मत एफर्ट करके उनको दोबारा करने की कोशिश करनी है। आप उठें, रेडी हों, कोशिश करें। अगर आप खुद नहीं, आप में हिम्मत है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि डिप्रेशन में उस बंदे को खुद हिम्मत नहीं होती, कोई एक पुशिंग फोर्स रख लें। कोई घर में बच्चा है, कोई बहन है, भाई है, पेरेंट्स हैं, किसी एक को लगा लें कि आपने मुझे उठाना ही उठाना है। मेरे में हिम्मत नहीं होगी, उस बंदे में हिम्मत नहीं हो सकती, इसमें उसका कसूर नहीं है। हम उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि उसको खुद भी सेल्फ ब्लेमिंग नहीं करनी चाहिए कि मैं लेज़ी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उसका जो सर में चल रहा है वो उसको अलाउ ही नहीं करता, वो उसमें हिम्मत इतनी छोड़ते ही नहीं। तो वहाँ पे अगर आपको ज़रूरत है सपोर्ट की तो आप लें, पेरेंट्स की, कि वो आपको पुश करें। आप उठें, आप तैयार हों, आप जाएं, आप शॉपिंग के लिए जाएं। आप एक दफ़ा सिर्फ ट्राई करें। पहली दफ़ा थोड़ा मुश्किल होगा, दूसरी दफ़ा भी थोड़ा मुश्किल होगा। आहिस्ता 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 जब आप दोबारा री इंगेज करना शुरू हो जाएंगी, यू विल फील रिलैक्स। आपकी चीज़ें, आपको लगेगा कि मुझे दोबारा वो चीज़ें करने को दिल करता है। आज मैं गई तो मुझे अच्छा लगा, आज मैं गई तो मैंने एंजॉय किया, आज मैं पुरानी दोस्तों से मिली हूँ ना, तो आज मुझे काफ़ी बेहतर फील हुआ है कि काफ़ी अर्से बाद ना हम हंसे हैं। वो जो हमने जहनों में इतने वो बनाए होते हैं ना अपने जो पहाड़, वो ऐसे आहिस्ता मतलब नहीं कि प्रॉब्लम ये है कि वो जो डिप्रेशन वाला है वो अमल से ही महरूम हो गया। बिल्कुल वो नहीं कर सकता, वो महरूम हो गया उस चीज़ से, और उसमें इतनी मोटिवेशन भी नहीं है कि वो कर ले। तो इसीलिए इर्द गिर्द की जो हम सपोर्ट की बात करें, इसीलिए तो कह रहे हैं ताकि उसे एक दफ़ा सपोर्ट मिले, वो उठे। एक दफ़ा वो उठ गया, वो एक्टिव हो जाएगा। हथियार डाल दिए उसने ना कि उसने एफर्ट करनी ही छोड़ दी है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो वो एक दफ़ा चला गया, वो बेहतर फील करना शुरू कर देगा, उसको एक्सपीरियंस अच्छा होगा। आपने पुरानी दोस्तों से बात की, वो वैसे हंसे जैसे पहले हंसते थे। हंसने से एक मैं ज़रूर चीज़ ऐड करूँगी, लाफिंग थेरेपी। लाफिंग थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाफिंग थेरेपी, अब डिप्रेशन वाला बंदा तो सोच भी नहीं सकता हंसने का, उसको तो मूड आप अगर देखें ना, दूर से आपको डिप्रेशन में बंदा जाता है, वैसे लो नज़र बैठा, यूँ दुनिया उसकी ख़त्म हो गई है और बिल्कुल उसकी हालत नहीं होगी। वो सेल्फ केयर भी छोड़ देती हैं, उनको मतलब बिल्कुल दुनिया से वो आपको नज़र आ रहे होंगे कि ऐसे लग थलग होते हैं। होता है कुछ लोग डिप्रेशन थोड़ा सा डिफरेंटली भी कुछ लोगों में होता है कि जो जैसे मैंने कल शाउट कर लेते हैं, एंगर आउटबर्स्ट होते हैं, अंदर फ्रस्ट्रेशन चल रही होती है, लेकिन उनकी ज़िंदगी चल रही होती है। अब डिफरेंट, हर बंदे का डिफरेंट रिस्पॉन्स होता है डिप्रेशन में। तो इसमें मैं ये कहती हूँ कि जैसे पहले का एफर्ट करनी है, इसमें भी थोड़ी सी एफर्ट करनी है। लाफिंग थेरेपी, लाफिंग थेरेपी में अगर आपको हंसना नहीं आ रहा तो एक बड़ी मज़े की टेक्निक में देख रही थी कि आप जी यहाँ पे काउंट करें हाँ, फिर यहाँ पे 2 हाँ लगा दें, हाँ हाँ, यहाँ पे एक और लगा दें, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे एक और लगा दें, हाँ 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 हाँ, यहाँ पे 5वां लगा दें। 5वां हाँ हाँ पे आएंगे ना, ऑटोमेटिकली आप हंसेंगे, ओह माय गॉड ये क्या था, ये मैं क्या कर रहा था। बट यू नीड टू कीप इट। आपका ब्लड फ्लो अच्छा होता है इससे। इवन मैं इस पर इतनी रिसर्च पढ़ी थी कि इससे आपकी जो आपका इम्यून सिस्टम है वो बड़ा अच्छा होता है, आप इतना फ्रेश फील करते हो, आपका डिप्रेशन किल होता है और आप लाइवली फील करते हो। तो ये हम लोग दिन में कहका कितनी ही दफ़ा लगाते होंगे, और डिप्रेशन वाले बंदा तो वैसे ही सोच भी नहीं सकता कह के लगाने का, लेकिन कह के बहुत ज़रूरी है। वो सारी बाकी सोशल एक्टिविटी,
दोस्तों के साथ जाना, जितनी भी चीज़ें हैं, हॉबीज़ बनाना, उनके साथ साथ लाफिंग थेरेपी भी बहुत बच्चों को देखे ना, बच्चा कैसे खेल खिला के हंसता ऐसे है ही और है, कैसे ऐसे ही। बिल्कुल, तो अंदर का बच्चा नहीं मरना चाहिए ना। बच्चा नहीं मरना चाहिए, लेकिन वो जब मर जाता है तो हमें फिर उसको जगाने की कोशिश भी करनी है, बिल्कुल, क्योंकि मर तो वो गया है ऑलरेडी, बट अब हमने एफर्ट करके उसको बाहर लेके आना है। रिवाइव करना है उसको, दोबारा से लेके आना है। बिल्कुल लेके आना है, और ये इतना ज़रूरी है। उसके अलावा फिर आप एक पेट रख सकते हो, पेट रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग लोनलीनेस का बहुत शिकार हैं, उनके पास मोटिवेशन ही नहीं है, कुछ करने को नहीं है, उठ के क्या करें, किधर जाएं। तो आपको ना एक पर्पस चाहिए, एक ऐसी चीज़, जैसे मैंने पहले कहा ना कि ध्यान कहीं लगाना है, हमने कहीं अपने आप को रिडायरेक्ट करना है। पेट होगा, उसका ख्याल रखना, उसकी खिदमत करना, आप खुद मूव करते रहोगे। आप डिप्रेशन में वैसे तो आप लेटे रहोगे ना, तो अपने लिए तो कुछ करने को दिल नहीं करेगा। उस पेट के लिए आप उठेंगे, उसका ख्याल रखें, उसके साथ अटैचमेंट हो जाएगी आपकी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगर हम प्रोफेशनल हेल्प की तरफ आएँ, ये तो कुछ तरीके थे कि आप खुद से कैसे चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। अब वहाँ पे काफ़ी थेरेपीज़ आ जाती हैं। ACT होता है, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, फिर CBT आपने सुना होगा, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, फिर डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, फिर इंटरनल फैमिली सिस्टम पे थेरेपीज़ होती हैं। अब अगर हम बात करें एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी की, तो आपको पता है जैसे डिप्रेशन में क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट लॉस हो जाता है, आप वर्थलेस हो जाते हो, आपका फोकस ख़राब होता है। अक्सर लोग कह रहे होते हैं चीज़ें भूल जाती हैं, ध्यान ही नहीं रहता कि क्या कर रहा हूँ। तो बेसिकली एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी का पहले तो ये मतलब होता है कि अगर आप लो फील कर रहे हो, आप सैड फील कर रहे हो, एक्सेप्ट करें। मैंने पहले कहा ना कि लोग सेल्फ ब्लेमिंग स्टार्ट कर देते हैं कि उफ़ला मैं तो बिल्कुल ऐसे हो गई हूँ, मैं किसी काम की नहीं रही हूँ, मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोचते होंगे कि इसको क्या है, यह टेम पड़ी रहती है या ये पड़ा रहता है, राइट। वो गिल्ट में चले जाते हैं, ऑलरेडी वो गिल्ट की बीमारी है डिप्रेशन, वो एक और गिल्ट में चले जाते हैं कि अब मेरे साथ हो क्या रहा है। जैसे पता वो बंदा काम नहीं कर रहा तो उसको तो टेंशन होगी कि घर वाले पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। तो सबसे पहले तो अपने जो कंडीशन है ना उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट एक्सेप्टेंस आप आगे कुछ स्टेप ले ही नहीं सकते। एक दफ़ा आपने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस आप में आ गई है, सैडनेस इस वजह से हो रही है, ये चीज़ें मतलब मेरे अंदर गिल्ट फीलिंग्स आ रही हैं, ये इस वजह से हो रही हैं, एक्सेप्ट करें। एंड देन यू हैव टू मेक अ कमिटमेंट कि अब मैं इस पर ऐसे काम करने की कोशिश करती हूँ। जब एक्सेप्टेंस आएगी तो ऑटोमेटिकली इतनी हिम्मत आना शुरू हो जाएगी कि उसके लिए कमिटमेंट कर लो, राइट। देन जैसे कहते हैं कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट, गिल्ट फीलिंग्स, वर्थलेसनेस, इसमें कहते हैं कि आपने पहले तो एक्सेप्ट किया, फिर थोड़ा सा सेल्फ कंपैशन को बीच में लेके आना है। जब सेल्फ कंपैशन आ जाता है तो आप वो अपनी वर्थलेसनेस, वो अपनी गिल्ट फीलिंग्स, उन पे थोड़ा सा जब आप अपने ऊपर रहम करना शुरू कर देते हो तो आपका वैसे ही दिल करता है कि अब मैं कोई एक्टिविटी करूं जिससे मैं थोड़ा सा वापस आऊँ, अपने ट्रैक पे आऊँ, अपनी लाइफ को नॉर्मल लेके आऊँ। फिर इसमें हम ये जो कंसंट्रेशन और मेमोरी वाले इश्यूज़ होते हैं, पहले भी हमने बताया कि जी आप अगर एक्टिविटीज़ करते हैं आपका फोकस ठीक होता है। फोकस के लिए हमने टेक्निक्स भी बताई, आपका फोकस बेहतर होता है। फोकस बेहतर होता है तो आप ओवर थिंकिंग से निकल के आके फ्रेश हो जाते हो। फोकस से आपकी मेमोरी भी बेहतर होती है एक दफ़ा, क्योंकि अक्सर लोग जो कह रहे होते हैं कि चीज़ें भूल रहे होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भूल रहे होते हैं कि अभी चाबी रखी थी तो कहाँ रख दी थी। पुराने माजी के ज़माने की 20 साल पुरानी बात उनको याद होगी, बचपन में ये हुआ था, लेकिन वो जो चाबी उन्होंने रखी थी ना वो उनको भूल गई है। तो उस टाइम क्योंकि जब वो शायद उन्होंने रखी भी थी तब भी उनका ध्यान नहीं था बिल्कुल। किसी ने चाबी पकड़ ली है, जो रख दी है, ध्यान में कुछ जहन में चीज़ें घूम रही हैं, उनको पता नहीं मैंने ये क्या की है, मैंने ये कहाँ रखी है। जब पूछेंगे ओ माय गॉड मैंने पता नहीं कहाँ रखी है, तो वो उनको भूल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स, वही ग्राउंडिंग करके, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करके, वॉक और एक्सरसाइज का इसमें बहुत ज़्यादा रोल्स है। आपके इतने हार्मोन रिलीज़ होते हैं कि आपके ये जो सारे मसले हैं कंसंट्रेशन वाले, फोकस वाले, मेमोरी वाले, सारे के सारे इसके हल हो जाते हैं। फिर CBT में मैंने आपको जैसे हमने पहले जिक्र किया था जर्नलिंग वाला, CBT का मतलब ही बेसिकली होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की। जो हमारे जितने भी बिहेवियर्स हैं, हमारी कॉग्निशंस हैं उसमें इन्वॉल्व है। हमारी कॉग्निशन मतलब हमारी थिंकिंग, हमारी सोच। जब तक हमारी सोच पे काम नहीं होगा हम बिहेवियर पे कितना ही काम कर सकेंगे, बिल्कुल राइट। तो सोच अल्टीमेटली डीप डाउन हमने सोच पे काम करना है। सोच कैसे? सबसे पहले अपने सारे थॉट जितने भी होंगे उनको हमने एक जर्नलिंग उसकी कर ली, उनको लिख लिया। उसके बाद हमने आइडेंटिफाई करना है उसमें से कुछ सोचों के खलल होते हैं साइकोलॉजी में कि जब हम डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार होते हैं तो कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी सोच में आ जाती हैं, जैसे कि सडन कंक्लूजन करना शुरू कर देना। मैं अगर स्ट्रेस्ड आउट हूँ तो मेरे जहन में ऐसे हुआ कि किसी ने मुझसे कोई बात भी की है ना
कि आज बहुत डल हो या इस तरह से, तो मुझे लगेगा असल इसको मेरा डिप्रेशन तो नहीं शो हो रहा था, इसने मुझे ऐसे कहा है, या ये शायद मेरे ये इसको ना मैं अच्छी नहीं लगती। पॉजिटिवली नहीं लेती चीज को। पॉजिटिविटी तो पहले मैंने बात की ना कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो ये जो सडन कंक्लूजन का भी यही मतलब है कि कुछ कोई गलत भी ही। हमसे कुछ भी बात करेगा हम उसका मीनिंग निकाल लेंगे अपने हिसाब से। अपने हिसाब से। वो परसेप्शन तो इंसान का अपना होता है ना, वो कहते हैं परसेप्शन होता ही सेंसेशन प्लस मीनिंग है। बिल्कुल। आपने जो सेंस किया उसको जो खुद से आपने मतलब दिया। अब परसेप्शन, सामने वाला बंदा भी जितना भी पॉजिटिव है, लेकिन जो जिसने परसीव करना है अगर वो नेगेटिव है तो वो उसकी बात कभी भी पॉजिटिव नहीं ले सकता, क्योंकि उसके अपने अंदर कुछ चल रहा था, कुछ नेगेटिव चीज़ें चल रही थी, कुछ नेगेटिविटी चल रही थी, वो ऑलरेडी वर्थलेस था, खुद को वैल्यू नहीं फील कर रहा था, तो वो दूसरा जो बात करे उसकी बात को कैसे अंडरस्टैंड करेगा, तो वो फ़ौरन से कंक्लूड कर देगा। अब ये जो कंक्लूजन है ये एक डिस्टॉर्शन है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, कि आपने सडनली कैसे कंक्लूड कर दिया, फिर आपने ये नतीजे पे कैसे पहुंच कैसे एकदम पहुंच गए, आपको नहीं पता कि उसने किस नीयत से आपको कहा है, आपको नीयत का नहीं पता, आपके बॉस ने डांटा है, आप कह रहे हो इसके में से ग्रज है, कोई पर्सनल ग्रज है इसका, इसलिए इसने मुझे डांटा है, हालांकि उसने काम पे डांटा है, लेकिन आप वो पीछे वाली जो सारी कभी पहले जो उसने डांटा था उस बात को भी जहन में ला के यहाँ पे आपने खिचड़ी बना ली। इसी तरह से एक कैटास्ट्रोफाइजिंग थिंकिंग लोग बहुत करते हैं कि बस कोई बहुत ही एक आपके पास बहुत से लोग आएंगे कि एक दाना निकला, एक मसला हुआ है, ये मुझे ये तो नहीं हो जाएगा, कैंसर तो नहीं हो जाएगा, खुदा ना खास्ता मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, अब मुझे अगर ये इतनी सी बीमारी है तो इसका मुझे वो फलां वाली सर्जरी तो नहीं करवानी पड़ेगी। लोग इतना ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं इस चीज़ के बारे में, इतना नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये जो सारी बेसिकली चीज़ें हैं, सेल्फ ब्लेमिंग, ये भी डिस्टॉर्शन है, अपने आप को हर टाइम ब्लेम करते रहना कि मैं लेज़ी हूँ, ये जो आप खुद को लेबलिंग करना है, लेबलिंग भी अलाउ नहीं है, लेबलिंग भी डिस्टॉर्शन है। आई एम लेज़ी, आई एम इडियट, आई एम फूल, ये लोग करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, मैं फूल बन जाता हूँ, मैं ये हो जाता हूँ, खुद को बार बार टॉर्चर करना भी डिस्टॉर्शन में आता है। तो यहाँ पे CBT में बेसिकली हम एज ए थेरापिस्ट डिस्टॉर्शंस को फाइंड आउट करते हैं। जब हम उनसे जर्नलिंग करवाते हैं, थॉट्स लिखवाते हैं, तो हमने उसमें से सारी डिस्टॉर्शन ढूंढनी होती हैं। वंस हम डिस्टॉर्शन निकाल लें, ढूंढ लें, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं हम उनको इस काबिल कर देते हैं कि जब 4 से 5 हफ्ते के बाद वो अपनी खुद ही जर्नलिंग करते हैं, उनको डिस्टॉर्शंस इतनी रट चुकी होती हैं कि उसमें से खुद ही वो अपने डिस्टॉर्शंस भी ढूंढते हैं। मतलब निशानदेही होगी कि यहाँ मैं गलत ये है, ये मैंने किया, ये किया। तो आप खुद सोचें कि जब सोच की डिस्टॉर्शन उसको समझ आ गई तो वो नेक्स्ट टाइम तो उसको मसला ही नहीं होगा, क्योंकि उसको समझ आ गई कि यहाँ पे प्रॉब्लम था, ये मैंने ख़त्म कर लिया तो अब मैं बिहेवियर ये शो कर सकता हूँ। तो डिस्टॉर्शन बहुत ज़रूरी है निकालना, और फिर हम उनको हेल्प करते हैं कि इसका फिर अल्टरनेटिव हेल्दी थॉट हम कैसे ढूंढ सकते हैं, कि इसकी बजाय हम ये भी कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम ये भी कर सकते हैं, मतलब उसकी रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा CBT के अलावा हमारे पास एक थेरेपी होती है DBT, उसको कहते हैं डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। अब डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी स्पेसिफिकली इमोशन से रिलेटेड होती है, क्योंकि आपको पता है जैसे हमने डिप्रेशन में बात की, आपकी इमोशंस या तो फ्रस्ट्रेशन है, बहुत हाई चल रही हैं, या फिर बहुत ही लो हैं, सैड चल रही हैं। अब उन इमोशंस की रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हम इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस पे बात करते हैं कि इन सारी चीज़ों को हल करने में आपकी रिलेशनशिप्स कितने ज़रूरी हैं, और कहाँ पे अगर रिलेशनशिप्स में जहाँ प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके उसमें भी उनकी हेल्प करना। फिर इमोशंस को रेगुलेट आप कैसे कर सकते हैं, किस तरह से आप किस सिनेरियो से कैसे निकल सकते हैं, वहाँ पे ऐसे आपने बिहेव किया तो नेक्स्ट टाइम आप इस तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं। लाइक ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले एक बात की कि गुस्सा आ रहा है एक जगह पे, हाइपर हो रहे हैं, वैसे तो आप कहेंगे इसको इधर ही सुना के जाऊँगा सारी। तो वो जब इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू हो रहे थे तो उसको समझ आ जाती है कि नहीं यहाँ से निकलना है, मैंने सीखा ये था कि यहाँ से निकल जाना है, फिलहाल निकलना है, आके बात करूँगा। आप जब आके बात करोगे ना रिलैक्स हो गए, एक दफ़ा वहाँ से निकलना ज़रूरी है। डिस्ट्रेस टॉलरेंस उनको सिखाया जाता है कि जो डिस्ट्रेस है आपको इस वक्त चल रहा है, सेल्फ सूदिंग कैसे कर सकते हो, खुद को उस टाइम मैनेज कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर सकते हो। फिर माइंडफुलनेस वगैरह कि वही आपको प्रेजेंट कैसे लाया जाता है। सो ये सारी बेसिकली थेरेपीज़ हैं वो जो मैंने एक 5R में कंक्लूड किए है वो उसमें इंक्लूड हो जाती हैं, जो एक सुपरफिशियल लेवल पे आप अपनी सेल्फ हेल्प कर सकते हो। ये डीप डाउन तो एक थेरेपी पे अगर काम किया जाए तो ऑब्वियसली इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब क्योंकि आप एक थॉट पे काम कर रहे हो। डॉक्टर नाजिश, लेट्स से एक डिप्रेशन का पेशेंट है और थोड़ा सा मैंने उस दिन बड़ी प्यारी वीडियो देखी तो उसमें वो डॉक्टर साहब ने बड़े मज़े की बात की कि ये जो मेडिकेशंस है ना ये आपको -100 से 0 पे ले आती हैं, 0 से 100 पे आपको प्रॉपर ये जो थेरेपीज़ हैं ये लेके जाती हैं। ऐसे ही तो ये नहीं कि जो लोग मेडिसिन ले रहे हैं अगर वो सिर्फ मेडिसिन ले रहे हैं तो उनको भी ये समझना होगा कि अभी उसका मतलब है कि उन्होंने अपने आप को सुन कर दिए लेकिन वो अपने अंदर बेहतरी नहीं लेके आ रहे। ऐसे ही लेट्स से मुझे काफ़ी अर्सा हो गया है मैं एंटी डिप्रेसेंट्स भी ले रहा हूँ,
मुझे कितना अरसा लगेगा, कितने अरसे की ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होगी कि मैं ज़रा लाइफ में अपने अंदर बेहतरी देख सकूं? थेराप्यूटिक इंटरवेंशन, बिल्कुल, मतलब यानी कि जो सेशंस की मैं बात कर रहा हूँ जो एग्जैक्टली देखिए थेराप्यूटिक इंटरवेंशन एक तो थेरेपी इज़ अ स्लो प्रोसेस, पहली बात ये है। और आपको पता है डिप्रेशन में ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है होता है इंसान, बिल्कुल उसकी इतना रिजिलियंस लेवल नहीं होता कि वो इतना वेट करे कि मैं 2 महीने 3 महीने से ये काम कर रहा हूँ अभी तक चेंज नहीं आया। दूसरा इंडिविजुअल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर इंडिविजुअल के कोपिंग जो एक होती है स्ट्रेटजीज होती हैं या एक उसकी एबिलिटी होती है, उसका रिजिलियंस लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। एक बंदा है वो जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेगा, एक बंदा उसमें पहले ही थोड़ी सी इतनी मोटिवेशन थी या हिम्मत थी कि वो इस काबिल है कि वो जल्दी से निकल आएगा। फिर डिप्रेशन के इन सब चीज़ों के थोड़े कुछ स्टेजेस होती हैं, किसी का माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, स्वेयर होता है। ऑब्वियसली माइल्ड में थोड़ा टाइम लगेगा, मॉडरेट में थोड़ा सा और लग जाएगा और स्वेयर में बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो ये उन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। इस हम एक रूल को सब पे नहीं अप्लाई करते हैं कि हर बंदे को 6 सेशन चाहिए, हर बंदे को 10 सेशन चाहिए या हर बंदे को 12 सेशन चाहिए। ये सेशंस डिपेंड करते हैं उस इंडिविजुअल पे, उसके फिर सपोर्टिव फैक्टर बहुत मैटर करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप देखें उनकी फैमिली सपोर्ट होती नहीं है, वो अकेले ही लड़ रहे होते हैं। अब हम लोग उन पे जितनी भी एफर्ट करें, जितनी भी हिम्मत करते जाएं, उधर से उनको सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो जाहिर सी बात है उनको और ज़्यादा टाइम लगेगा। वो इधर से जाएंगे थोड़े रिलैक्स होंगे, उधर से फिर कोई टॉर्चर आ गया, फिर कोई इशू आ गया, तो वो रिप्लेस हो जाएगा। एक मैं बड़ी प्यारी एक फ़ोटो देख रही थी, उसमें ये था कि एक वो जो होते हैं मिस्त्री होते हैं, प्लस्तर कर रहे होते हैं, ऊपर से वो जो प्लस्तर कर रहा होता है उसको लिखा हुआ होता है थेरापिस्ट, और वो जो कैट आती है ऊपर वो पाँव लगाती है, उस पर लिखा होता है फैमिली आए है अल्लाह। तो बेसिकली बात ये है कि आप कितना भी उसको अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। एग्जैक्टली अब जितना भी आप कर लें, तो वो जब इधर से एक चीज़ आ रही है कंटिन्यूसली, तो वो भी तो मैटर कर रही है, हमें उसको भी काउंट करना है। इसलिए हम एक रूल सब पे अप्लाई नहीं कर सकते कि सबके इतने सेशंस लगेंगे, ये हर एक के साथ वेरी करेगा। इवन प्रोग्नोसिस, चांसेस ऑफ रिकवरी जो हैं, हम जब वो डिफाइन करते हैं, देखते हैं, तो हम तब भी इन चीज़ों को काउंट करते हैं कि इसकी इमोशनल सपोर्ट कितनी है, फैमिली सपोर्ट कितनी है, वैसे इसका अपना रिजिलियंस लेवल कितना है, ये सारी चीज़ें उसमें मैटर करती हैं। लेट्स से फैमिली सपोर्ट है, देन अच्छा फैमिली सपोर्ट है, फिर चांसेस ज़्यादा बेहतर है, फिर उसका प्रोग्नोसिस स्ट्रॉन्ग है पहले से, ठीक है। क्योंकि हम अगर कुछ कर रहे हैं तो वो भी तो कुछ कर रहे हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है करना ही बेसिकली उन्होंने, हम तो उनको बता रहे हैं सिर्फ। और वो जो ख़वातीन खुद से आ जाती हैं और जो शोहर हैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि अगर वो मियाँ बीवी दोनों एक पेज पे हो जाएं तो फिर रिकवरी कितनी? डेफिनेटली देखें, जब तक वो दोनों एक पेज पे नहीं होंगे तो कितना ही चेंज आएगा। ज़रूर हम थेरेपी में ये कहते होते हैं कि चेंज द सिचुएशन और चेंज योर माइंडसेट, बिल्कुल राइट, और चेंज योर रिएक्शन। वो तो कर लेंगी अपने रिएक्शन चेंज, वो तो कंट्रोल कर लेंगी अपने इमोशंस को, लेकिन वहाँ से स्टिमुलस अभी उधर ही है, स्टिमुलस वही आ रहा है, वही ट्रिगर किए जा रहा है, तो वो कितनी देर तक रेजिस्ट करेंगी। इसलिए दूसरे बंदे का आपके साथ सेम पेज पे आपको सपोर्ट करना ज़रूरी है। और यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती। फैमिली या तो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही होती कि जो आप कह रहे हो वो ठीक है, आप इस चीज़ से सफ़र कर रहे हो, क्या है डिप्रेशन, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे उनकी सपोर्ट बहुत ये फिक्रा कह देना कि क्या है डिप्रेशन, कुछ भी नहीं। ऐसा ही है, ऐसा ही। मैं कहता हूँ इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता किसी ऐसे इंसान के लिए कि जो इस बीमारी से गुजर रहा है। अब जरा इसको क्लियर करें कि कौन कौन से लोग हैं जो साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। कोई बुराई नहीं है जाना उनके पास जाने की। यही सबसे बड़ा मसला है कि लोगों को ये लगता है, जैसे हमने पहले बात की स्टिग्मा की, कि जब लोग आते हैं तो तब भी उनको ये होता है कि मतलब वो कहेंगे साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या है, कुछ भी नहीं होता, खुद भी मैनेज कर सकते हो। ये जो स्टिग्मा है, या फिर क्या तुम साइको, तुम नफसियाती हो गए हो, नफसियाती हो गई हो, पागल हो गई हो, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रही हो, इस स्टिग्मा की वजह से लोग नहीं जाते। ये एक चीज़ मैं ज़रूर क्लियर करूँगी कि नफसियाती होना, पागल होना, इस सब का ये मतलब नहीं होता कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो। साइकोलॉजिस्ट के पास आप वो लोग आते हैं जो नॉर्मल होते हैं, काउंसलिंग नॉर्मल लोगों को मिलती है जो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब ये देखिए, एक साइकोटिक लेवल पे पेशेंट चला गया, उस पर तो थेरेपी अमल ही नहीं कर, थेरेपी उसका कोई असर ही नहीं करेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी साइकोटिक लोग वो होते हैं जो रियलिटी से डिटैच होते हैं। उनको नहीं पता होता कि धूप है, सर्दी है, गर्मी है। वो गर्मी में स्वेटर पहन के बैठे होंगे, वो सर्दी में कुछ लॉन कॉटन पहन के बैठे होंगे, तो उनको तो रियलिटी से तो उनका लिंक ही नहीं है। तो उन लोगों पे काउंसलिंग कहाँ पे अमल करेगी, उन पे नहीं करेगी। मैं अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको एक बताऊँ, एक पेशेंट एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में थे मेरे पास, तो वो ही वॉज अ साइकोटिक पेशेंट। तो वो पालक खा रहे, तो मुझे कहते चिकन खा रहा हूँ।
ये देखें मैं चिकन खा रहा हूँ, आप भी चिकन खा लें, तो अब उनके लिए तो काउंसलिंग नहीं है। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि काउंसलिंग नॉर्मल लोगों के लिए होती है, और काउंसलिंग ज़रूरी नहीं है कि डिसऑर्डर हो गया है तो आपने काउंसलिंग के लिए जाना है। आपको अगर खुद फील हो रहा है, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं लोगों के, उसमें आपको ज़रूर काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। कभी कभी आप खुद डिसीजन लेने के काबिल नहीं होते हो, सही से नहीं ले सकते हो, यू नीड हेल्प, यू शुड गो फॉर काउंसलिंग, क्योंकि काउंसलिंग मशावरत है। काउंसलिंग कोई दवाइयाँ नहीं है, कि डिप्रेसेंट नहीं है। आपको आपके प्रॉब्लम को सामने ला के उस पर बात की जा रही है, राइट एंड रॉन्ग या फिर प्रॉपर लॉजिकल डिस्कशन के ज़रिए चीज़ें आपको गाइड की जा रही हैं। आपको एक चीज़ की तरफ वो नहीं किया जा रहा। आपका करियर आपने कोई चूज़ करना है। स्टूडेंट्स अक्सर बड़े कंफ्यूज होते हैं जब उन्होंने करियर चूज़ करना होता है, उनको कुछ समझ नहीं आ रही होती है। वो जो कन्फ्यूजन होती है, उनके इंटरेस्ट को देखना और उसके अकॉर्डिंग उनको गाइड करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ पे भी उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। आपको अगर अब जैसे मैंने पहले भी बात की, जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उनको भी बहुत काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। आपका एक रोल चेंज हो रहा है। आपकी अगर आप एक कंपनी में एक पोजीशन पे और आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, यू नीड काउंसलिंग। क्यों? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा होगी, अब आपका स्ट्रेस भी ज़्यादा होगा, अब आपको लिए चीज़ें मैनेज करने में मसला होगा, सो यू शुड कंसल्ट समवन। तो ये ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। लाजमी नहीं है कि कोई ट्रॉमा ही हो या आप स्वे डिप्रेशन में चले गए हो तो आपने काउंसलिंग के लिए जाना है। अगर आप थोड़े प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहे हो, रिलेशनशिप इश्यूज़ आ रहे हैं, घर में एडजस्टमेंट में इशू हो रहा है, बहन भाइयों के साथ आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है। लाजमी आपने डिसऑर्डर का वेट नहीं करना। बिल्कुल। और दूसरा, इस खौफ में भी नहीं रहना कि मैं नफ्सियाती हूँ तो जा रहा हूँ। नहीं, आप नफ्सियाती नहीं हो। आप दोस्त के साथ जैसे मशवरा करते हो ना, इस तरह से आपने एक प्रोफेशनल गाइड लेनी है। आपने एक प्रोफेशनल से वो डिस्कस करना है कि ये चीज़ ऐसे चल रही है। मुशावरत है, बिल्कुल मुशावरत है बेसिकली, क्योंकि वो उसमें कोई आप मेडिकेशन नहीं दे रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपने मशवरा करना है। वो आपको प्रोफेशनल तरीके से देंगे। दोस्त शायद आपको उस तरह से न्यूट्रल होके उस चीज़ में हेल्प ना कर सके जिस तरह से एक प्रोफेशनल गाइड कर सकता है। बिकॉज डेफिनेटली उसका काम है, उसका एक्सपीरियंस है, वो डिफरेंट तरीके से। जैसे मैंने पहले बात की डिस्टॉर्शंस की, आप पास अगर कोई काउंसलिंग के लिए भी आ रहा है तो आप डिस्टॉर्शन ज़रूर देखोगे कि इस जगह पे इस बंदे में डिस्टॉर्शंस आ रही हैं, तो इसको शायद समझ नहीं आ रही थोड़ी सी चीज़ों को हैंडल करने की, तो यहाँ पे हमने डिस्टॉर्शंस को माइनस करके इसको गाइड करना है। तो ये ज़रूरी है। मुझे जो बात मैं समझाऊँ ना, जो मैं देख रहा हूँ ना पेशेंट्स में भी, लेट से आप CEO, आप किसी भी इदारे में काम कर रहे हो, साइकोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट का काम है कि वो आपकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन के स्कोर को नीचे लेके आए। कि हर इंसान की ज़िंदगी में एंग्जाइटी, स्ट्रेस वरेस तो चल रहे होते हैं, ऐसे ही है। तो साइकोथेरेपिस्ट का काम है कि वो आपके उस स्कोर को नीचे लेके आए। आप ज़रा सोचें कि जितना आप रिलैक्स होंगे उतने आप अपने करियर में भी एक्सेल कर सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही। तो ये ऐसे ही है कि आपके उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए यू आर सीकिंग हेल्प। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पॉडकास्ट से बहुत सारे लोग जो हमें भी सुन रहे थे, वो ज़्यादा अपनी फैमिली में इस वीडियो को शेयर करेंगे। अब हमने आगे बढ़ना है और हमने लोगों को अवेयरनेस देनी है ताकि लोग सही रास्ते का इंतखाब कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह पाक ने कोई एक भी ऐसी बीमारी नहीं बनाई जिसकी शिफा ना हो, लेकिन रास्ते का इंतखाब सही करना तो बड़ा ज़रूरी है ना। तो ये हमारी एक कोशिश है आप सबके लिए। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।